शिक्षाविद कमोद सर नामक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और ये चैनल हमारे छोटे भाई के नाम से चलता है और मैं आज यहाँ पे इतिहास पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जो कि अभी इस समय अनेक प्रकार की परीक्षाएं एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जैसे BHU का BA का एंट्रेंस है, या फिर CHS में 9th का है, 11th का है। हर जगहों पे इतिहास से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि यहीं से सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले तो हम इतिहास से स्टार्ट करते हैं। इतिहास को पढ़ते समय सबसे पहला काम ये है कि हमको ये जानना जरूरी है कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। तो इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। और ये भी सबको पता होगा, जिसे इतिहास का फादर बोला जाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता बोला जाता है। जैसे शुरू में जब इतिहास पढ़ा गया तो उस समय अनेक समस्याएं आ रही थी, जैसे इतिहास को किस तरीके से पढ़ा जाए जिससे कि वो आसान रहे। तो इसलिए हम इतिहास को अलग अलग पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं, जिसमें अनेक इतिहासकार अनेक तरीके से बांटे हैं। लेकिन जो सबसे कामगर है, जैसे इसको 3 पार्ट में हम लोग बांट के पढ़ते हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री जिसको बोला जाता है प्राचीन काल का इतिहास, दूसरा है मिडिवल हिस्ट्री जिसको बोला जाता है मध्यकालीन का इतिहास, और तीसरा है जिसको बोला जाता है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक काल का इतिहास। तो जैसे प्राचीन काल का इतिहास को हम शुरू के शताब्दी से लेकर के, जैसे शुरू में अब जैसे प्राचीन काल का इतिहास पढ़ते हैं तो प्राचीन काल का इतिहास को पढ़ते समय एक समस्या सबसे पहले आती है, वो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे AD और BC। तो ये भी समझना जरूरी है कि AD क्या होता है, BC क्या होता है। AD का मतलब होता है AD क्या होता है, BC क्या होता है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और AD का मतलब आफ्टर डोमिनी। तो ये जैसे AD होता है और BC, इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो स्टार्ट हुआ उसको हम AD कहते हैं। और उससे पहले जो चल रहा था, जैसे AD को हम हिंदी में बोलते हैं ईसवी बोलते हैं, और BC को बिफोर क्राइस्ट को हम बोलते हैं ईसा पूर्व। तो उससे पहले जो हम लोग का चल रहा था उसको हम ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। जैसे ईसा पूर्व क्या था, जैसे उल्टी गिनती चलती है 99, उसके बाद 98 आएगा, 97 आएगा, ऐसे चलता था। और जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह के जन्म के बाद से हमारा ईसवी स्टार्ट हुआ, यानी AD स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से हम लोग जो भी चीज़ें शुरुआत में पढ़ते हैं, और शुरुआत से लेकर के लगभग मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के तराइन युद्ध तक, यानी कि 1206 ईस्वी तक, 1206 से पहले का जो इतिहास पढ़ते हैं वो इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन काल का इतिहास आता है। दूसरा आता है मध्यकालीन इतिहास, जिसकी शुरुआत दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट होकर के और 1739 के नादिर शाह के आक्रमण तक हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ते हैं। और उसके आगे 1739 से लेकर के हमारा देश जब तक आज़ाद हुआ उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक काल के इतिहास के नाम से जानते हैं। इस तीनों इतिहास में सबसे पहले हम प्राचीन काल के इतिहास पे नजर डालेंगे, और यही बहुत सारे विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा समस्या प्राचीन काल के इतिहास में आती है। मध्यकालीन इतिहास में आधुनिक इतिहास पढ़ने में थोड़ा आसान लगता है, लेकिन प्राचीन काल का इतिहास अगर हम पढ़ें तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो इसमें
हम प्राचीन काल के इतिहास को पढ़ेंगे। प्राचीन काल के इतिहास को भी इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। तो पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि प्राचीन काल का इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। जैसे प्राचीन काल के इतिहासों को 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इसको बोला जाता है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और इसको बोला जाता है हिस्टोरियन एरा या हिस्टोरियन पीरियड। तो ये प्राचीन इतिहास को हम लोग 3 पार्टों में बांट करके पढ़ते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री किसको बोला जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्ट्री किसको बोला जाता है, और ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरियन पीरियड किसको कहा जाता है। जैसे हम अगर इसको पढ़ते हैं तो पहले प्राग ऐतिहासिक काल जो पढ़ने के लिए आता है, प्राग ऐतिहासिक काल में हम इस प्राग ऐतिहासिक काल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे प्राग ऐतिहासिक काल में जो भी चीजें प्राग ऐतिहासिक काल में जो भी प्राचीन साक्ष्य मिले, इसमें क्या इसमें प्राचीन साक्ष्य मिले और 2 चीजें होती हैं, एक प्राचीन साक्ष्य होता है और एक लिखित साक्ष्य होता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में प्राचीन साक्ष्य मिले लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिला। हम प्राचीन साक्ष्य इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये मार्कर है या मटका है, लोटा है, इस तरीके की चीजें तो मिली हमको, लेकिन इसके अलावा अगर हम इसके लिखित साक्ष्य की बात करें तो हमको लिखित साक्ष्य के रूप में कुछ नहीं मिला। इसी को हम इस तरीके के जो इतिहास को पढ़ते हैं उसको हम प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। दूसरा इतिहास हम लोग पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें प्राचीन साक्ष्य और लिखित साक्ष्य, आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें प्राचीन साक्ष्य भी मिला, जैसे इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, इसमें प्राचीन साक्ष्य भी मिला, लिखित साक्ष्य भी मिला। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हमें प्राचीन साक्ष्य भी देखने को मिलता है और लिखित साक्ष्य भी मिलता है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इसमें समझने वाली चीज यही है कि ये पढ़ा नहीं जा सका। जैसे हम इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम इस चीज को देख सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हम लोग पढ़ते हैं, इसके साक्ष्य भी मिले लेकिन उसको आज तक किसी ने पढ़ नहीं पाया। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब जैसे प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग पढ़े हैं तो इसमें हम लोग इसका उदाहरण हम पूरा पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, ये सारे उदाहरण प्राग ऐतिहासिक काल के। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरियन पीरियड। तो हिस्टोरियन पीरियड में क्या था, हिस्टोरियन पीरियड में
ऐतिहासिक काल को जो पढ़ते हैं, इस पीरियड में हमें प्राचीन साक्ष्य भी मिलता है, लिखित साक्ष्य भी मिलता है, और इसको हम पढ़ लेते हैं। इसकी जानकारी, मतलब कि इस लैंग्वेज की भी जानकारी है, उसको हम लोग हिस्टोरियन पीरियड के नाम से जानते हैं। और इसमें हम देखें तो प्राचीन साक्ष्य और लिखित साक्ष्य के रूप में बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये प्राचीन ये जो है कि लिखित साक्ष्य भी मिला है और प्राचीन साक्ष्य भी मिला है, इसलिए इसको हम लोग हिस्टोरियन पीरियड के ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इतिहास में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक काल है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की मिलती है, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डायनिस्टी, जो है वंश है। वंश को हम लोग, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबसे ब्रॉड है, जो कि वंश है, और वंश सबको याद नहीं हो पाता है। जैसे प्राचीन काल में इतने वंश हैं, वंश के साथ साथ उनके संस्थापक कौन है ये तो याद करना और भी बड़ी बात है, लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि वंश कितने हैं। हम एक ऐसे ट्रिक को बताएंगे जिसके द्वारा सारे के सारे वंश क्लियर हो जाएंगे। लगभग सारे छोटे मोटे जो भी हैं वो बचेंगे, नहीं तो और सारे के सारे वंश लगभग क्लियर हो जाएंगे। तो वो ट्रिक है। हसीन मोसू कांद्र कुगुपू, इस ट्रिक के द्वारा हम प्राचीन काल के इतिहास के सारे डायनेस्टी पढ़ सकते हैं। और इसको याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो ये हमेशा के लिए याद हो सकता है। जैसे हसीन मोसू कांद्र कुगुपू, तो देखिए हम सबसे पहले अगर प्राचीन काल के इतिहास में पढ़ते हैं तो सबसे पुराना जो डायनेस्टी वंश है उसको हम हर्यक वंश के नाम से जानते हैं। दूसरा वंश है जिसको शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। तीसरा वंश है, देखिए ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, फिर मो से मौर्य वंश। सु है, सु से सुंग वंश। क है, क से कण्व वंश। देखिए यहाँ क हुआ आ और आदाना ध्र, आंध्र हो गया, आंध्र से होता है आंध्र सातवाहन वंश। इसमें 3 वर्ड है, कु से कुषाण वंश, गु से गुप्त वंश, और पू से भूति वंश। लगभग इसके द्वारा हम 1 2 3 4 5 6 मतलब जितने भी प्राचीन काल के इतिहास में वंश हैं, सारे वंश को हम लोग याद कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे वंश सीरीज वाइज है। ये बहुत जरूरी है कि जैसे हर एक वंश एक सीरीज से चला है। जैसे इसमें इससे कम से कम 10-20 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि शिशुनाग वंश से पहले कौन सा शिशुनाग वंश किस वंश के बाद आया, तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। या ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पुराना वंश कौन है, हर्यक वंश है। और इसके बाद अगर इसके फाउंडर की बात करें तो फाउंडर को हमको ऐसे याद करना पड़ेगा।
जैसे हर्यक वंश है, हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। शिशुनाग वंश है, शिशुनाग नाम से ही लग रहा है, और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही है। तीसरा आता है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक है महापद्म नंद। चौथा है मौर्य वंश। मौर्य वंश का फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य है। फिर मौर्य के बाद शुंग वंश है। शुंग वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। फिर हम लोग पढ़ते हैं कण्व वंश के बारे में। कण्व वंश के संस्थापक माना जाता है वासुदेव को। फिर पढ़ते हैं हम आंध्र सातवाहन वंश। तो आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है सीमुख को। सीमुख। कुषाण वंश है। कुषाण वंश का फाउंडर माना जाता है कुजुल कडफिसेस। गुप्त वंश है। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। और लास्ट है पुष्यभूति वंश, जिसका संस्थापक नंदन वर्धन को कई सारी किताबों में प्रभाकर वर्धन का भी नाम आता है। तो ये है सबसे अंतिम है पुष्यभूति वंश, जिसमें कि हम लोग सबसे बड़े राजा जैसे हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम शीलादित्य के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ही प्रतापी राजा था, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको हम अलग से सारे राजाओं के बारे में अलग से हम पढ़ाएंगे बाद में। तो ये एक ऐसा ट्रिक है जिससे कि हम एंशिएंट हिस्ट्री के सारे ही लगभग वंश कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इतने ही वंश हमको पढ़ने के लिए एंशिएंट हिस्ट्री में आते हैं। इसको हम फिर से जैसे ट्रिक है हसीन मोसू कांद्र कुगुपू। तो हसीन मोसू कांद्र कुगुपू। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मो से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, ये आंध्र सातवाहन वंश, फिर कुषाण वंश, गुप्त वंश और पुष्यभूति वंश। अब जैसे इसके संस्थापक, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्रिक सबको लर्न हो जाएगी। जैसे आसान सा ट्रिक है, और ये आसान ट्रिक है, और ये इस टॉपिक से लगभग छोटे स्तर के परीक्षाओं से लेकर के बड़े स्तर के परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर इस टॉपिक की बात करें, तो इस टॉपिक से अगर बड़े स्तर पे क्वेश्चन ये बनाता है कि जैसे ये वंश दिया हुआ है, वंश को या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में सेट करने के लिए दे देगा, और बड़े से बड़े लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे इसको हम लोग हर्यक वंश है, शिशुनाग, अगर इसको इस तरीके से हम याद करते हैं तो सारा चीज एक क्रमबद्ध तरीके से याद हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ट्रिक याद हो जाएगी। अगले वीडियो में हम जैसे हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, हम हर एक वंश को अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, जो कि वो भी उसके लिए भी अलग अलग ट्रिक होगा। और यहीं पे इसको समाप्त करते हैं।